Theme 7 Paths to Modernization. So, introduction of the chapter. Core idea: East Asia, China and Japan followed different paths to modernization. जो चाइना और जापान, ईस्ट एशिया की बात करें, चाइना और जापान का जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ पाथ था वो अलग था। जो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी, कैसे मॉडर्नाइजेशन आया था, यूरोपियन लोगों ने कैसे एक्सपेंशन किया था, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि कैसे मॉडर्नाइजेशन आता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि ईस्ट एशिया में चाइना जापान में कैसे मॉडर्नाइजेशन आया। सो बोथ फेस्ड वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। दोनों ने जो इंपीरियलिज्म चला हुआ था, जो ब्रिटेन जैसे कि कॉलोनी बना रही थी अलग अलग देशों को, तो वेस्ट की तरफ से जो एक विचारधारा थी दूसरे देशों को गुलाम बनाना, और गुलाम इसलिए बनाना दूसरे देशों को कि अपने कंट्री का फायदा किया जा सके। इंपीरियल जो माइंडसेट था जिन कंट्रीज का। जो गुलाम बनाना दूसरे देशों को, इंपीरियलिज्म का एक वो कंसेप्ट था। 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या फर्क होता है। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को फेस किया चाइना और जापान ने, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी इस दौरान। सो की कॉन्ट्रास्ट चाइना और जापान में देखें तो चाइना ने रिवॉल्यूशन बेस्ड पाथ, कम्युनिज्म का एक आइडिया विचारधारा उसको फॉलो करते हुए रिवॉल्यूशन बेस्ड पाथ चुना, और जापान ने रिफॉर्म बेस्ड पाथ चुना मेजी रिस्टोरेशन के विचारधारा के चलते हुए। ईस्ट एशिया की बात करें, ज्योग्राफी और बैकग्राउंड देखें तो चाइना एक वास्ट कंट्री है जिसमें वैंग ही येलो रिवर है, यांगेस रिवर है, पर्ल रिवर है, और मल्टी एथनिक है चाइना, और मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है। मल्टी एथनिक यानी बहुत से अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं इधर, और बहुत ज्यादा भाषा बोलने वाले मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल लोग हैं उधर। जापान की बात करें, ये एक आइलैंड नेशन है। यहाँ वोल्केनिक अर्थक्वेक की जापान जो है वोल्केनिक और अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ वोल्केनो ज्वालामुखी कभी भी फट जाता है और यहाँ कभी भी भूकंप आ जाता है। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस है जापान में। हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस की बात करें तो चाइना एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन दिखाता है। कन्फ्यूशियन आइडियोलॉजी डोमिनेंट है। जो कन्फ्यूशियन आइडियोलॉजी विचारधारा थी वो डोमिनेंट है चाइना में, और स्टेट सेंटर्ड गवर्नेंस है। एंड जापान की बात करें, इन्फ्लुएंस बाय चाइना बट डेवलप इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। चाइना से इन्फ्लुएंस था जापान, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाता है जापान, और स्ट्रॉन्ग एम्परर बेस्ड सिस्टम था। जापान बिफोर मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। टोकुगावा शोगुनेट की बात करें तो एम्परर एक सिंबॉलिक था, रियल पावर कौन था, शोगुन था। सोसाइटी डिवाइडेड थी, डेमोस में जो लॉर्ड्स थे, समुराई जो वैरियर्स थे, और जो पेजेंट्स थे उनमें डिवाइडेड थी। जैसे फ्यूडलिज्म का थोड़ा थोड़ा एक वो आइडिया लग रहा है इधर कि लॉर्ड्स वैरियर्स पेजेंट्स, तो उधर भी सेम वैसे ही थे वेस्टर्न फ्यूडलिज्म में, कि पहले जैसे कि लॉर्ड्स है, फिर उनके नाइट्स है, फिर पेजेंट्स है। तो इस तरीके से सेम वो एक कंसेप्ट लग रहा है, एक एनालॉजी लग रही है। इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें, अर्बन ग्रोथ थी जापान में, कमर्शियल इकोनॉमिक इमर्ज हो रही थी, और लिटरेसी क्या है कि इंक्रीज हो रही थी। द मेजी रिस्टोरेशन 1868 कोज क्या था, वेस्टर्न प्रेशर। कि जो वेस्टर्न प्रेशर आ रहा था जापान के ऊपर वो इसका कोज बनता है। और जापान को डर होता है, डर लगता है इनको कि हम क्या है, एक गुलाम देश ना बन जाए। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का जो एक विचार चला हुआ है उसके तहत किसी यूरोपियन देश का हम गुलाम ना बन जाए। की फीचर्स क्या थी मेजी रिस्टोरेशन की, पॉलिटिकल चेंजेस लाए गए कुछ, कि जो शोगुनेट थी उसका एंड करना, एम्परर को फिर से स्थापित करना, और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाना। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए कुछ, कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी लाई गई, और एक नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है 1889 में। सोशल चेंजेस की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है 1870s में, वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट किया जाता है, और एक नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत किया जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है। इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है जिसमें रेलवेज और फैक्ट्रीज आती है, एंड जेबैत्सु इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बनते हैं, और मित्सुबिशी और सुमिटोमो, ये कुछ क्या अपने को और आगे इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो की डेवलपमेंट्स देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है पहले, बाद में हैवी इंडस्ट्रीज आती है। वर्कफोर्स की बात करें तो वीमेन डोमिनेटेड अर्ली वर्कफोर्स थी, और फैक्ट्रीज में इंक्रीज होता है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई पहले, फिर बाद में हैवी इंडस्ट्रीज आती है, और वर्कफोर्स में वीमेन ज्यादा थी पहले, ज्यादा वर्कफोर्स में काम करने वालों में, और फैक्ट्रीज धीरे धीरे इंक्रीज होती है। माइग्रेशन की बात की जाए तो रूरल से अर्बन मूवमेंट हुआ। ओवरसीज माइग्रेशन की बात की जाए तो हवाई और ब्राजील से होता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात की जाए तो मिलिट्री एक्सपेंशन होता है जब चाइना का और जापान का युद्ध होता है 1894 में। जब रशिया का और जापान का युद्ध होता है 1904-05 में, तब मिलिट्री अपनी एक्सपेंड करती है जापान।
इंपीरियलिज्म की बात करें तो जापान क्या है कि कोरिया और ताइवान को गुलाम बना लेता है। और इम्पैक्ट की बात करें तो जापान बिकेम ग्लोबल पावर, जापान एक ग्लोबल पावर बन जाती है और मिलिट्री डोमिनेंस जापान का बढ़ जाता है। वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशन की बात करें तो फुकुजावा युकिची फुकुजावा युकिची की बात करें, प्रोमोटेड वेस्टर्न आइडियाज, इक्वलिटी, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। फुकुजावा युकिची ने वेस्टर्न आइडियाज को प्रमोट किया, इक्वलिटी को प्रमोट किया और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। डिबेट किया वेस्टर्नाइजेशन में और जापानीज आइडेंटिटी में क्या डिबेट है, क्या डिफरेंस है इनमें। और मेयाके सेट्सुरी की बात करें तो इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अपोजिशन की, वेस्टर्नाइजेशन को आंख मूंद के अपनाना, इसका इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने एडवोकेटेड सिलेक्टिव एडेप्टेशन, और जो वेस्टर्नाइजेशन में कुछ चुनिंदा चीजें हैं उनको चुनना, इसके बारे में इन्होंने बात की। डेली लाइफ इन जापान की बात करें तो चेंजेस क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कि जैसे कि दो दंपति रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ, और उनके बच्चे रह रहे हो, इस तरह की फैमिली सिस्टम अपनाई। और नई हाउसिंग स्टाइल अपनाई और कंज्यूमर कल्चर उन्होंने अपनाया। और वीमेन की बात करें तो लिमिटेड राइट्स थे वीमेन को और डोमेस्टिक रोल उनसे एक्सपेक्ट किए जाते थे। कल्चरल चेंजेस की बात करें, वेस्टर्न क्लोथिंग आने लग गई अब, कि जैसे वेस्ट में कपड़े वगैरह पहनते थे वो कल्चर बनने लग गया, फूड वैसा होने लग गया वेस्ट की तरह, और एंटरटेनमेंट के नए नए फॉर्म्स आने लग गए। मॉडर्निटी की तरफ आ रहा है जापान। सो ओवरकमिंग मॉडर्निटी, क्राइसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्वेश्चन। तो जापान के ट्रेडिशन में चेंजेस आने लग गए। सो जापान का ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, तो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, भाई ये इतना ज्यादा क्यों प्रभाव आ रहा है वेस्ट का हमारे ऊपर, जापान के लोगों ने पूछा। डिबेट हुआ 1930-40 के बीच में, क्या जापान को वेस्ट को फॉलो करना चाहिए या फिर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना लेनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जापान जापान की डिफीट होती है 1945 में। एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाता है हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। यूएस ऑक्यूपेशन 1945-47, तो क्या रिफॉर्म्स होते हैं उसमें, डीमिलिटराइजेशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड। सो जब यूएस ऑक्यूपेशन हो जाता है जापान का 1945-47 में, तो एक तो इनकी मिलिट्री को बहुत कम कर दिया जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन इनका लागू कर दिया जाता है और डेमोक्रेसी ला दी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वार के बाद में जापानीज मिरेकल देखने को मिलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे आ जाती है और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन जाता है जापान। इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखने को मिला, कि जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो पोल्यूशन, प्रदूषण होना स्वाभाविक है, हेल्थ इश्यूज होना स्वाभाविक है। उससे रेस्पॉन्स क्या है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं और गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं। मॉडर्न चाइना की बात करें अब तो इनके लिए एक मुद्दा था कि मॉडर्नाइज कैसे करें चाइना को। अर्ली रिफॉर्मर्स थे कांग यूई और लियांग पेशेव। इन्फ्लुएंसेस वेस्टर्न आइडियाज एंड जापानीज मॉडल, इन्होंने क्या क्या कहाँ पे जोर डाला, वेस्टर्न आइडियाज पे और जापानीज मॉडल पे। ओपियम वार और इसका क्या प्रभाव आया, ओपियम वार होता है ब्रिटेन और चाइना के बीच में 1839 टू 42 के बीच में। इसके प्रभाव क्या आते हैं, इफेक्ट्स क्या आते हैं, किंग डायनेस्टी कमजोर हो जाती है और अनइक्वल ट्रीटीज होती है, अनइक्वल समझौते होते हैं और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो जाता है। एंड ट्रेडिशनल चाइना की बात करें, कन्फ्यूशियनिज्म, तो इसका मतलब क्या है कि सोशल हिरार्की में बिलीव करता था ये जो विचार था। और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना, एक किंग है, कोई नोबल्स है, तो जो भी अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करना, और सोशल हिरार्की, समाज के विभाजन में कन्फ्यूशियनिज्म बिलीव करता था। एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो क्लासिकल लर्निंग के बेस पे इनका एग्जामिनेशन सिस्टम था। ये जिस तरीके से जो पारंपरिक एक अधिगम होता है, लर्न किया जाता है कोई चीज को, तो उसके ऊपर ये इनका एग्जामिनेशन सिस्टम था। और ये 1905 में छोड़ दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है। Establishing the Republic, सुन यत्सेन 1911 ओवरथ्रू किंग डायनेस्टी, सुन यत्सेन 1911 में किंग डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर देते हैं और अपना एक रिपब्लिक बनाते हैं। तीन प्रिंसिपल होते हैं इनके अपने रिपब्लिक के, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। नेशनलिज्म को मानेंगे हम, डेमोक्रेसी को मानेंगे और सोशलिज्म को मानेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक की प्रॉब्लम है जो अभी बनी, तो इश्यूज थे इसमें, वीक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वीक थी, फॉरेन डोमिनेशन, विदेशी क्या प्रभाव था, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे अंदर अंदर, जो मतलब कि कुछ जो देश के अंदर ही कुछ इश्यूज थे, आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे इस रिपब्लिक में। ग्यो गुओमिंडेंग जीएमडी लेड बाय चियांग काई शेक ट्राई टू मॉडर्नाइज चाइना। तो गुओमिंडेंग गुओमिंडेंग जो चियांग काई शेक द्वारा लीड की गई थी, इसने क्या है कि चाइना को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। सोशल चेंजेस इन चाइना की बात करें तो वीमेन की बात करें तो फूट बाइंडिंग अबोलिश कर दी गई, जेंडर इक्वेलिटी क्या है कि प्रमोट कर दी गई, है ना। तो जैसे कि पंजे को बांध दिया जाता था कि फूट बाइंडिंग, उसको अबोलिश कर दिया गया, और जेंडर इक्वेलिटी थी उसको प्रमोट किया गया। और ये कुछ सोशल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं चाइना में। वीमेन के बात करें तो फूट बाइंडिंग अबोलिश की गई, जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट किया गया। एजुकेशन में कुछ बदलाव आए, तो वेस्टर्न एजुकेशन का
इंट्रोडक्शन हो जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन आ जाती है चाइना में। और जीएमडी की लिमिटेशंस क्या थी कि इग्नोर्ड पेजेंट्स, जो मजदूर थे उनको इग्नोर किया जीएमडी ने, करप्शन को इग्नोर कर दिया, और इनइक्वेलिटी ये क्या है कि सुलझा नहीं पाई, करप्शन सुलझा नहीं पाई जीएमडी, इनइक्वेलिटी सुलझा नहीं पाई, और पेजेंट्स की जो समस्याएं थी वो इग्नोर कर दी गई। राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, फॉर्मेशन होता है कम्युनिस्ट पार्टी का सीसीपी का 1921 में, लीडर थे माओ जेडोंग। और स्ट्रेटेजी क्या थी, पेजेंट्स के ऊपर, मजदूरों के ऊपर फोकस था। भूमि को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लैंड फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लॉन्ग मार्च 1934 टू 35 होता है, सीसीपी की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी ये। और माओ की लीडरशिप और ज्यादा इससे स्ट्रेंथन हो जाती है। सिविल वॉर एंड रेवोल्यूशन की बात करें तो कंफ्लिक्ट होता है सीसीपी में और जीएमडी में। रिजल्ट क्या होता है कि 1949 में सीसीपी जीत जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, और जो जीएमडी है वो ताइवान में चली जाती है। फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में जो बना, फिर तो पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए गए, कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि एक तो कोई इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाए कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, एक कलेक्टिवाइजेशन की पूरे चाइना का या पूरी एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो कलेक्टिवाइजेशन की तरफ बढ़े ये। सोशल पॉलिसीज की बात करें तो इक्वलिटी को प्रमोट किया गया और लैंडलॉर्ड सिस्टम को अबोलिश किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सोवियत स्टाइल प्लानिंग की गई और स्टेट कंट्रोल लेके आया गया। और की डिफरेंसेस की बात करें चाइना और जापान के बीच में, तो एस्पेक्ट बात करें, और फिर जापान में कैसा था और चाइना में कैसा था। कौन सा पाथ चूज किया जापान ने, रिफॉर्म वाला, चाइना ने चूज किया रेवोल्यूशन वाला। लीडरशिप की बात करें तो एक राजा एम्परर इनका लीडर था, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थी। इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। स्पीड की बात करें तो ये रैपिड स्पीड थी और ये ग्रेजुअल स्पीड थी इनकी, मान लो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ आने की। फॉरेन इन्फ्लुएंस अडोप्टेड, रजिस्टर्ड। और जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था, दोनों ही देशों ने उसको प्रतिरोध दिया, दोनों ही देशों ने उसका विरोध किया कि फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एंड टाइमलाइन की बात करें, जापान 1868 में मेजी रेस्टोरेशन आता है, 1889 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 1904 से 05 में रशिया के साथ में युद्ध होता है जापान का, और 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है। चाइना की टाइमलाइन की बात करें, 1839 में ओपियम वॉर होता है, 1911 में रेवोल्यूशन होता है, 1921 में सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और 1949 में कम्युनिस्ट विक्ट्री होती है। फाइनल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जापान ने सिलेक्टिव अडोप्शन प्लस स्ट्रॉन्ग स्टेट को अपनाया और मॉडर्नाइजेशन को अचीव किया, कि वेस्ट से कुछ चुनिंदा चीजें ही अडोप्ट करेंगे, बाकी नहीं हम अपनाएंगे। और इनका जो संघ है जापान है उसको स्ट्रॉन्ग किया, इन दोनों पॉलिसीज के चलते इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अचीव किया। चाइना की बात करें तो रेवोल्यूशन और स्ट्रगल, तो इन्होंने क्या है कि रेवोल्यूशन और स्ट्रगल को अपनाया, जिससे बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आई। सो क्या पढ़ा चैप्टर में हमने, ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी इधर जापान और चाइना, वेस्टर्न प्रेशर था उनके ऊपर, क्राइसिस देखने को मिला, फिर रिफॉर्म या रेवोल्यूशन देखने को मिले, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, फिर नेशनलिज्म देखने को मिला, फिर मॉडर्न नेशन की फॉर्मेशन होती है। वन लाइन रिवीजन करें इस चैप्टर का, तो जो थीम 7 है ये अपने को एक्सप्लेन करती है, हाउ जापान मॉडर्नाइज थ्रू रिफॉर्म्स, जापान कैसे मॉडर्नाइज होता है रिफॉर्म्स के थ्रू, और चाइना कैसे एक रेवोल्यूशनरी पाथ पे चलती है मॉडर्नाइजेशन को अचीव करने के लिए।